प्यारे बच्चों, ये है लेक्चर नंबर 3 ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। और आज के लेक्चर नंबर 3 में हम देखेंगे, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे टाइप्स ऑफ रेजिस्टर्स से। उसके बाद हम जाएंगे कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टर्स, टेम्परेचर डिपेंडेंस का मैथमेटिकल फार्मूला देखेंगे रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस पे, और लास्ट में अगर टाइम बचता है तो फिर देखेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पावर एट्सेट्रा, ट्रांसमिशन से रिलेटेड चीज़ें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ रेजिस्टर्स। तो बच्चों मेनली हमारे सिलेबस में दो टाइप के रेजिस्टर्स हैं। पहला है वायर वाउंड रेजिस्टर्स, दूसरा है कार्बन रेजिस्टर्स। आइए पढ़ते हैं पहले वायर वाउंड रेजिस्टर्स क्या है, कहाँ देखने को मिलता है। बच्चों ये आपको अपनी फिजिक्स लैब में मिल जाएंगे। जो भी हम वायर वाले रेजिस्टेंसेज होते हैं उनको वायर वाउंड रेजिस्टर्स कहते हैं। आप अगर ये रेजिस्टेंस बॉक्स है मान लो आपका, है ना, इसके ऊपर बहुत सारी ऐसे कीज होती हैं। तो जब आप इसको इस पूरे वुडन प्लैंक को ऊपर से हटा देंगे, इसका ढक्कन खोल देंगे, तो आपको अंदर क्या देखने को मिलेगा। ये जो आपने ढक्कन पलटा है, तो इसके नीचे ऐसे बहुत तारे लटकी होती हैं। तो जो भी आप रेजिस्टेंस की प्लग आउट करते हैं वो आपके सर्किट में आ जाता है। तो नीचे क्या है, वायर वाले रेजिस्टेंस है। तो कोई भी वायर वाला जो रेजिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं वायर वाउंड रेजिस्टेंसेस। तो ये किसके बने होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आइए देखते हैं। ये किसके बने होते हैं बच्चों। जैसे ये जो वायर हैं, ये वायर एलॉयज़ की बनी हुई होती हैं। और ये कौन से एलॉयज़ होते हैं जनरली, ये हो सकते हैं मैंगनीन, ये हो सकता है कॉन्स्टेंटन, ये हो सकता है निक्रोम, और ये और भी कोई एलॉयज़ हो सकते हैं। ये तीनों किसके बने होते हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हम आगे देखेंगे। फिलहाल हम याद कर लेंगे कि वायर वाउंड रेजिस्टर जो हैं कुछ एलॉयज़ के मिलके बने होते हैं। दूसरा, ये जो रेजिस्टर्स होते हैं ये ऑलमोस्ट इनसेंसिटिव होते हैं टेम्परेचर चेंज के। यानी कि जितना आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, हमने मेटल्स में देखा था कि धीरे धीरे रेजिस्टेंस बढ़ने लगता है। लेकिन वायर बाउंड रेजिस्टर्स का क्या है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। चेंज ज़रूर आएगा लेकिन बहुत कम चेंज आएगा एज़ कम्पेयर टू प्योर मेटल्स। तो ये जो प्रॉपर्टी है कि टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी कम हो गई, ये हमें कुछ ना कुछ इशारा मिलता है कि एलॉयज़ ने दी है। तीसरा, इनकी जो रेजिस्टेंसेस की रेंज है कि भाई कितने ओम का रेजिस्टेंस ये ऑफर कर सकते हैं, वो है फ्रैक्शंस ऑफ ओम्स, यानी कि डेसिमल्स में, है ना, 0.1 0.2 फ्रैक्शंस ऑफ ओम्स टू अ फ्यू हंड्रेड ओम्स, है ना। 1000 तक भी जा सकता है, 1000 तक भी जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं है। अब आ जाते हैं बच्चों कार्बन रेजिस्टर्स पे। ये क्या करते हैं, ये बने किसके होते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं पहले। तो ये बने होते हैं क्ले, कार्बन और रेजिन, एक तरह के बाइंडर्स, इनको, हाँ, दोनों को चिपका के रखने वाला एक रेजिन बाइंडर। तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, कोई भी डिवाइस जिसमें कोई ना कोई मदरबोर्ड, कोई चिप लगी हुई है, वहाँ पे आपको ऐसे सिलेंड्रिकल एलिमेंट्स दिखाई देंगे। किस कलर के, जनरली इनका जो बेस होता है सिलेंडर का वो येलोइश कलर का होता है, क्रीमिश येलोइश, है ना। ग्रीन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। और इनका साइज़ कितना होता है, आपके फिंगर नेल जितना। ये आपको किसी भी चिप पे लगे हुए दिख जाएंगे। ये कार्बन रेजिस्टर्स होते हैं बच्चों। सो क्या ये भी इनसेंसिटिव होते हैं, नहीं, बिल्कुल उल्टा है। ये वेरी सेंसिटिव टू टेम्परेचर। आपने हल्का सा टेम्परेचर बढ़ाया और ये ख़राब हो जाएंगे, वेरी सेंसिटिव टू टेम्परेचर। इसीलिए हम देखते हैं बच्चों, हमारा जो सीपीयू होता है कंप्यूटर के पीछे, उसमें फ़ैन लगा होता है ताकि अंदर के पूरे सिस्टम को ठंडा रखे, जितने भी रजिस्टर्स लगे हुए हैं उनको ठंडा रखे, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर ना होने दे। इनकी रेंज देख लेते हैं बच्चों। वेरी सरप्राइजिंगली इतने छोटे से हैं लेकिन इनकी रेंज बहुत ज़्यादा है। फ्रैक्शन ऑफ ओम से लेके, फ्रैक्शन ऑफ ओम्स, है ना, से लेके सेवरल मिली
लाखों 10 lakhs तक इनके रेजिस्टेंसेस जा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ओम्स। तो ये हमारे लिए बहुत काम की चीज़ है, एक छोटा सा स्पेस लेगा और इतना सारा रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर देगा। सो ये हमारी क्लासिफिकेशन है एज पर CBSE NCERT। अब देख लेते हैं कलर कोडिंग फॉर कार्बन रजिस्टर्स। बच्चों इनकी कोई कोडिंग नहीं होती, जो आप वायर खरीद के लाएंगे उसके बंडल पे लिखा होगा कि इतने मीटर वायर में इतना रेजिस्टेंस आपको मिल जाएगा। लेकिन कार्बन रजिस्टर्स पे एक कोडिंग होती है, एक पैटर्न होता है जिसको देख के हम पहचानते हैं कि इस पर्टिकुलर वायर का, इस पर्टिकुलर कार्बन रजिस्टर का जो कि इतना सा है उसका रेजिस्टेंस कितना है। आइए देखते हैं कलर कोडिंग फॉर कार्बन रजिस्टर्स। तो पहले मैं थोड़ा सा एनलार्ज्ड डायग्राम बना देता हूँ एक रजिस्टर का। इस तरीके से एक सिलेंड्रिकल क्ले का टुकड़ा होता है ये, है ना, ठोस सिलेंडर होता है, सॉलिड एकदम। इसके ऊपर कलर के बैंड्स होते हैं, कलर की स्ट्राइप्स होती हैं, ऐसे रेड हो सकती है, ग्रीन, येलो, कुछ भी। मैक्सिमम 4 स्ट्राइप्स हो सकती हैं, मिनिमम 2 रहेंगी, 3 भी रह सकती हैं कभी कभी, खाली एक सिंगल नहीं मिलेगी आपको। तो ये हमारा सर्किट में ऐसे टर्मिनल्स के थ्रू कनेक्ट हो जाता है। याद रखिएगा आपके फिंगर नेल से भी छोटी चीज़ मैं दिखा रहा हूँ। अब ये हमारा पहला कलर स्ट्राइप है या बैंड है, दूसरा, तीसरा और चौथा, 1 2 3 4। आइए देख लेते हैं इनका क्या मीनिंग है। इनके अलग अलग कलर्स हो सकते हैं, सेम कलर भी हो सकते हैं, रेड हो सकता है, ग्रीन, येलो, सिल्वर, कुछ भी हो सकता है। सो देयर इज़ अ सेट ऑफ कलर्स जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से कलर्स सिलेक्ट किए गए हैं ये दिखाने के लिए कोडिंग। तो बच्चों पहले समझ लेते हैं कि इन सब बैंड्स का क्या मीनिंग है, ये क्या मैसेज कन्वे करेंगे। बच्चों जो फर्स्ट कलर है ये आपको कन्वे करेगा रेजिस्टेंस की फर्स्ट डिजिट, फर्स्ट डिजिट। सेकंड कलर विल कन्वे द सेकंड डिजिट, है ना। हमें अल्टीमेटली वैल्यू ही तो पता करनी है कि ये कितने ओम्स का है। मान लीजिए 582 ओम्स का है, तो पहला डिजिट बताएगा, पहला कलर बताएगा फर्स्ट डिजिट 582, सेकंड बता देगा आपको शायद 8, थर्ड बता देगा 2। देखते हैं क्या होगा। थर्ड विल टेल मी अ डिफरेंट थिंग विच इज पावर ऑफ 10। भाई क्योंकि ये मिलियन ऑफ ओम्स तक चले जाते हैं, तो थर्ड हमने सिलेक्ट किया पावर ऑफ 10 के लिए। अभी देखेंगे इसका क्या मीनिंग है। फोर्थ एरर, यहां तक की कैलकुलेशन में कितना एरर हो सकता है, इसको हम टॉलरेंस भी कहते हैं। तो बच्चों ये चारों बैंड्स का मीनिंग आपको पता लग गया। अब देखते हैं हमने कौन से कलर सिलेक्ट किए हैं इनको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो बच्चों देखिए कलर कोडिंग याद रखने के लिए आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी। इसमें मैंने एक स्पेसिफिक ऑर्डर में सारे कलर्स लिख दिए हैं जो हमने चूज़ किए हैं। इनको याद करने का एक तरीका है, मैं भी बताऊंगा आपको। इनके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ नंबर्स आएंगे, कुछ 10 की पावर्स आएंगे और कुछ टॉलरेंस वैल्यूज आएंगी। आइए देखते हैं कैसे याद करेंगे। आपने इस ऑर्डर में जब कलर लिख लिया, टोटल बच्चों 13 रोज बनेगी टेबल के अंदर, 13। तो यहाँ पे आप शुरू हो जाइए, नंबर लिखना, गिनती लिखना शुरू कर दीजिए। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 पे आपका ख़त्म हो जाएगा पहला कॉलम, सिर्फ यहीं तक, वाइट तक, ब्लैक से शुरू होकर वाइट तक। सेम गिनती बच्चों, सेम सारी चीज़ें आप यहाँ लिख देंगे। 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, 10 की पावर 8, 10 की पावर 9। और गोल्ड के कॉरस्पॉन्डिंग 10 की पावर -1, सिल्वर के कॉरस्पॉन्डिंग 10 की पावर -2। टॉलरेंस में बच्चों ये सारा खाली रहेगा यहाँ तक। कहाँ से भरना शुरू होगा, गोल्ड से शुरू होगा 5। ये रीडिंग जो है परसेंटेज में होती है, 5%। सिल्वर में आ जाएगा 10% और नो कलर मतलब 20%। तो बच्चों इनका क्या मतलब है, देखिए अगर मान लीजिए मेरा कोई रजिस्टर है जिसपे ऐसे कलर लगे हुए हैं, पहला है ब्लैक, दूसरा है रेड, तीसरा है सिल्वर और फोर्थ है मान लीजिए ब्लू। नहीं, फोर्थ तो ब्लू हो नहीं सकता। क्या याद रखना था हमें, फर्स्ट कलर आपका पहली सिग्निफिकेंट डिजिट बताएगा, दूसरे वाला दूसरी, तीसरे वाला बताएगा पावर ऑफ 10 यानी कि इसमें से, और फोर्थ बताएगा टॉलरेंस यानी कि इसमें से। अब फोर्थ कलर जो है, अब इनकी तो कोई टॉलरेंस है ही नहीं, तो इसका मतलब फोर्थ कलर कौन सा होगा, जिनकी टॉलरेंस है, यानी या तो गोल्ड होगा या सिल्वर होगा। और अगर फोर्थ मिसिंग है तो उसको नो कलर मानते हुए 20% एरर दिखा देंगे।
तो मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे ब्लैक है पहला, दूसरा रेड है, तीसरा सिल्वर है, सिल्वर में आपका ये हो जाएगा, और फोर्थ है मान लीजिए नो कलर, 3 ही कलर है। तो कितना रेजिस्टेंस बना बच्चों ब्लैक के लिए? फर्स्ट कलर इंडिकेट्स द फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट विच इज़ 0, सेकेंड कलर इंडिकेट्स द सेकेंड सिग्निफिकेंट डिजिट विच इज़ 2, इनटू सिल्वर मतलब थर्ड कलर वुड इंडिकेट पावर ऑफ 10। सिल्वर के कॉरस्पॉन्डिंग देखिए पावर ऑफ 10 कितना है, 10 की पावर -2। ये हमारा रेजिस्टेंस आ गया। प्लस माइनस जो लास्ट है टॉलरेंस जो है वो हमेशा प्लस माइनस के बाद लिखा जाएगा। अब कोई कलर नहीं है फोर्थ, यानी नो कलर मानते हुए 20%। अगर फोर्थ में गोल्ड होता तो 10 कितना है 5%, सिल्वर होता तो 10%। इस तरीके से हम कोई भी कलर कोडिंग को डी कोड कर सकते हैं और रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। इसके अलावा भी बच्चों बहुत सारे कलर कोडिंग के मेथड हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ यही है। अब इसमें एक छोटी सी चीज़ है बच्चों, ये कलर का पैटर्न कैसे याद रखें, सभी जानते हैं और बुक में दिया हुआ है। बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, गोल्ड सिल्वर नो कलर। तो एक तरीके से निमोनिक आपको याद रखना है, बहुत सारे और भी हैं। तो सारे कलर्स के जो फर्स्ट लेटर्स हैं उनको जब मिलाएं तो ये एक कहानी बना सकते हैं आप। बीबी रॉय नाम का एक आदमी था, फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन, हैड अ वेरी गुड वाइफ एंड शी वेयर्स गोल्ड सिल्वर नेकलेसेस, है ना, GSN। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, अपना मनचाहा भी कुछ बना सकते हैं। तो आइए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट है बच्चों टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। 3 कैटेगरीज में इसको पढ़ेंगे। पहला है मेटल्स के लिए, दूसरा इंसुलेटर और तीसरा सेमीकंडक्टर। ओके, शुरू करते हैं बच्चों। मेटल्स के केस में क्या होगा बच्चों, जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, है ना, ध्यान दीजिएगा, मेटल के अंदर कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो रूम टेम्परेचर पे इतनी एनर्जी गेन कर लेते हैं कि रैंडम मोशन सब 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 ऐसे चलता रहता है, कोलिजन होते रहते हैं। अगर आप उस कंडक्टर का, उस मेटल का टेम्परेचर और बढ़ा दें, है ना, 50 डिग्री सेल्सियस 100 तक ले जाएं, कुछ भी कर दें, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और ज़्यादा एनर्जी गेन कर लेंगे और बहुत ज़्यादा कोलिजन होने लगेंगे। इसका मतलब कोलिजन ज़्यादा हो रहे हैं, गिवन टाइम में कोलिजन ज़्यादा हो रहे हैं, यानी कि रिलैक्सेशन टाइम आपका टाउ डिक्रीज कर जाएगा। तो क्या इफेक्ट देखने को मिला, टेम्परेचर अगर इंक्रीज हुआ तो टाउ डिक्रीज हो गया। बच्चों रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या था, रो इज इक्वल टू m/ne² टाउ। किसी भी कंडक्टर के लिए n होता है, ऑलमोस्ट फिक्स होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स या नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स उतनी ज़्यादा इंक्रीज नहीं होती है, टाउ डिक्रीज हो जाएगा अप्रिशिएबली। अगर टाउ डिक्रीज हो गया तो बच्चों रो इंक्रीज हो जाएगा। यानी क्या हमारे पास कंक्लूजन निकला, टेम्परेचर बढ़ा, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हुआ, रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो गई। और रेजिस्टिविटी तो बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस के, यानी कि रेजिस्टेंस भी बढ़ गया। यानी जैसे ही आप किसी कंडक्टिंग वायर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसका रेजिस्टेंस बढ़ने लग जाता है। इसीलिए हम कहते हैं ओम्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए वायर का। सो अब इसमें हम और मैथमेटिकली इसको कैसे पढ़ सकते हैं बच्चों। हमारे पास एक मैथमेटिकल इक्वेशन है जो मैं भी डिराइव करने वाला हूँ, जो मैं एग्जैक्ट पिक्चर बताएगी कि कितने % से रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है, कितने अमाउंट से चेंज हो सकता है, ये देखते हैं। तो बच्चों रेजिस्टिविटी का चेंज डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिला, ऐसा ऑब्जर्वेशन से आया है, ओरिजिनल रेजिस्टिविटी के और दूसरा चेंज इन टेम्परेचर के। तो इस चीज़ को जब सॉल्व किया गया, प्रोपोर्शनलिटी हटेगी तो बच्चों एक कांस्टेंट आएगा, उसे हमने कहा अल्फ़ा, और इस अल्फ़ा का नाम है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ये किसी भी वायर के लिए नियरली कांस्टेंट रहता है, एक एवरेज वैल्यू आपको क्वेश्चन में इसकी मिलेगी। तो बच्चों ये इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। रेजिस्टिविटी का चेंज यानी कि फाइनल रेजिस्टिविटी माइनस इनिशियल, फाइनल या रो2 माइनस रो1 ले लीजिए, या फाइनल माइनस इनिशियल ले लीजिए, ऐसा ले लीजिए, है ना। अल्फ़ा ओरिजिनल रेजिस्टिविटी ऐसे लिख सकते हैं, टेम्परेचर फाइनल माइनस टेम्परेचर इनिशियल, ये हमारा ऑब्जर्वेशन से आया है। सो जब इनिशियल टेम्परेचर था तो रेजिस्टिविटी थी रो आई, टेम्परेचर बढ़ के फाइनल TF तक पहुंचा तब तक रेजिस्टिविटी चेंज हो गई थी
रो एफ। आइए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। रो एफ माइनस रो आई इज इक्वल टू अल्फा रो आई टी एफ माइनस ऑफ, या ऐसा करते हैं, हम इसको उधर ही भेज देते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा हमारा काम। रो एफ इज इक्वल टू अल्फा रो आई टी एफ माइनस टी आई प्लस रो आई, है ना। इसको इधर ले आया, उसको एक ही बात है। अब यहाँ से अगर मैं रो आई कॉमन ले लूँ, इनिशियल रेजिस्टिविटी, ये क्या बच जाएगा अंदर बच्चों, 1 प्लस अल्फा टी एफ माइनस टी आई, और यहाँ आ गया रो फाइनल, है ना। समझ आ गया ना, मैथमेटिक्स बेसिक अलजेब्रा है। यहाँ से रो आई मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा अल्फा टी एफ माइनस टी आई प्लस 1, उसको मैंने रीअरेंज करके लिख लिया। सो फाइनल रेजिस्टिविटी और इनिशियल रेजिस्टिविटी में ये रिलेशन आपने याद रखना है बच्चों। अल्फा आपको जनरली क्वेश्चन में गिवन होगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, और इसकी यूनिट्स रहेंगी पर डिग्री सेल्सियस, यानी कि सेल्सियस टू द पावर -1। और इसकी वैल्यू जितनी अल्फ़ा की वैल्यू ज़्यादा होगी, अल्फ़ा के बारे में भी थोड़ा पढ़ लीजिए, जितनी अल्फ़ा की वैल्यू ज़्यादा होगी इसका मतलब आपकी रेजिस्टिविटी उतनी ज़्यादा जल्दी चेंज होने वाली है, उतनी ज़्यादा चेंज आने वाला है टेम्परेचर चेंज होने के साथ साथ। तो बच्चों मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, हायर द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा हायर इज़ द चेंज इन रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर। तो अल्फ़ा को ये नहीं समझना है कांस्टेंट है तो इसके बारे में पढ़ना ही छोड़ दें। और भी खासियत है अल्फ़ा की बच्चों, क्या, मेटल्स के लिए अल्फ़ा की वैल्यू इज़ ऑलवेज, मेटल्स के लिए लिखते रहिएगा, इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। तो बच्चों ये जो हमारा फाइनल रिलेशन आया है ये आप याद रखेंगे। इसी को हम रेजिस्टेंस की टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो अगर आपको रेजिस्टिविटी का चेंज नहीं पूछा, आपको रेजिस्टेंस का चेंज पूछा है, तो फाइनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इनिशियल 1 प्लस अल्फ़ा टेम्परेचर का चेंज माइनस इनिशियल टेम्परेचर। याद रखना है बच्चों, रो और आर दोनों में ये फॉर्मूला याद रखना है। आप देख लेते हैं ग्राफ, जैसा कि हमने जान लिया है, जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मेटल्स के लिए रेजिस्टिविटी बढ़ने लगती है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ आएगा, लेकिन थोड़ा सा कप आएगा, बिकॉज हमारे पास और बहुत सारे फैक्टर्स भी हैं, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन नहीं है। सो दिस इज़ फॉर एनी मेटल, लेट्स से आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल है, ऐसा ही ग्राफ कॉपर के लिए बनाया हुआ है। चलिए बच्चों अब आ जाते हैं हम सेकंड कैटेगरी पे, विच इज़ अबाउट एलॉयज़। तो बच्चों आइए देखते हैं हम कौन कौन से मेन एलॉयज़ हैं जो यूज़ करते हैं। एलॉयज़ आपको पता है मेटल्स का मिक्सचर होता है किसी किसी प्रोपोर्शन में। जनरली हम यूज़ करेंगे मैंगनीन, मैंगनीन यूज़ कर सकते हैं, कॉन्स्टेंटन यूज़ कर सकते हैं, और निक्रोम यूज़ कर सकते हैं। ये क्या है आइए देख लेते हैं। निक्रोम जो होता है, स्टार्ट करते हैं अच्छा मैंगनीन से। मैंगनीन जो होता है बच्चों, दिस इज मेड अप ऑफ कॉपर प्लस निकल प्लस आयरन प्लस मैंगनीज। मैंगनीज का सिंबल क्या होता है पता नहीं, कॉपर निकल आयरन और मैंगनीज। फिर आ जाते हैं बच्चों कॉन्स्टेंटन पे। कॉन्स्टेंटन में क्या देखने को मिलेगा, कॉन्स्टेंटन में ज़्यादातर कंपोजिशन जो है बिल्कुल मैंगनीन जैसा ही होता है, बस ये जो आयरन का अमाउंट है इसमें फ़र्क आ जाएगा बच्चों। कॉन्स्टेंटन के अंदर आयरन का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होता है, और जो मैंगनीन है, मैंगनीन के अंदर आपको आयरन का अमाउंट नियरली नेग्लिजिबल मिलेगा, तो इसको आप हटा भी सकते हैं, वेरी वेरी लेस। अब आ जाते हैं निक्रोम पे। निक्रोम में आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें निकल होगा प्लस क्रोमियम होगा। तो बच्चों है तो ये सब मेटल्स का ही मिक्सचर, इसलिए इसकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज मेटल जैसी होंगी, लेकिन ये मिक्सचर बनाने की वजह ये है कि मिक्सचर बनने के बाद यही जो तीनों एलॉयज़ हैं इनका ये रेजिस्टेंस जो है इट इज़ वेरी हाई। मैंगनीन, कॉन्स्टेंटन और निक्रोम का रेजिस्टेंस इज़ वेरी हाई, तो हम एलॉयज़ वाले रेजिस्टेंसेस, इन वायर के बने हुए रेजिस्टेंसेस वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ हमें बहुत हाई रेजिस्टेंस चाहिए। तो बच्चों ये कंपोजिशन आपको इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये प्रॉपर्टी याद रखनी है कि एलॉयज़ का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। अब देखते हैं हमारा जो मेन कंसर्न है टेम्परेचर डिपेंडेंस।
बच्चों इनके केस में रेजिस्टिविटी का जैसे हमने फॉर्मूला पढ़ा है m/ne² टाउ, तो मेटल के कंपोजिशन की वजह से थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है टाउ पे, थोड़ा बहुत तो डिक्रीज़ होगा ही क्योंकि मेटल कुछ ना कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो रहेंगे ही, लेकिन बाकी सारा मिक्सचर बनने की वजह से रो और टाउ में बहुत ज़्यादा कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। तो एलॉयज़ जो हैं उनकी रेजिस्टिविटी या उनका रेजिस्टेंस ये टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होता है, नियरली इंडिपेंडेंट। 100% इंडिपेंडेंट तो नहीं बोल सकते, ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट होता है। यानी कि इनका ग्राफ कैसा आएगा बच्चों, मान लीजिए रेजिस्टिविटी है, टेम्परेचर है, वैसे तो स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत डिपेंड करते हैं, हल्का फुल्का, इसलिए थोड़ा सा चेंज आएगा, इंक्रीज होगी रेजिस्टिविटी, बहुत ज़्यादा नहीं। मेटल्स के कंपैरिजन में तो बहुत कम रहती है। तो बच्चों ये कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज है जो आपको याद रखनी है। तो इन एलॉयज़ का कहाँ यूज़ होता है बच्चों, याद रखिएगा, दो प्रॉपर्टीज़ की वजह से इनका यूज़ होता है। पहला, इनका रेजिस्टेंस इज़ वेरी हाई, दूसरा, इनका रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इज़ नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो वो सारी जगहें जहाँ पे हमें हाई रेजिस्टेंस चाहिए और ऐसा रेजिस्टेंस चाहिए जो टेम्परेचर के साथ ना बदले, वहाँ हम इन तारों को लगाते हैं। जैसे कि आपका टोस्टर हो गया, उसमें जो हीटिंग वायर होती है, गीज़र हो गया, है ना, बहुत हाई टेम्परेचर पे काम करना है, जितना रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना बढ़िया होगा, क्योंकि 10th क्लास में पढ़ा है H=I²RT, जितना हाई रेजिस्टेंस होगा उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। तो एलॉयज़ का बेसिकली यहीं पे यूज़ देखने को मिलता है। आप अगर फिजिक्स लैब में रेजिस्टेंस बॉक्स खोल के देखें तो उसमें भी एलॉयज़ ही मिलेंगे आपको। ओके, नेक्स्ट इज थर्ड कैटेगरी विच इज़ इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। तो बच्चों इसको एक कैटेगरी में रखा गया है क्योंकि एक जैसा बिहेवियर दिखाते हैं। जैसे ही आप इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर से बने हुए एलिमेंट का टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो बच्चों कोलिजन तो बढ़ेंगे, डेफिनेटली कोलिजन विल इंक्रीज, बट बच्चों ये जो एन है ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से इंक्रीज हो जाएगा। एन क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर में से फ्री इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल निकल के आएंगे, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स भी बाहर आ जाएंगे पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत ज़्यादा। यानी इंसुलेटर जो है अपनी, सेमीकंडक्टर भी अपनी जो एक तरीके से नॉन कंडक्टिंग प्रॉपर्टी है उसको थोड़ा थोड़ा लूज़ करने लगेगा। तो एन बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में बढ़ जाएगा, और अगर एन बढ़ गया बच्चों तो रो जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। तो टाउ का इफेक्ट ओवरकम कर लिया है एन के इंक्रीज ने, है ना। तो यहाँ पे ग्राफ कैसा आएगा बच्चों, रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ आएगा। सो इंसुलेटर्स के केस में, सेमीकंडक्टर के केस में रेजिस्टिविटी डिक्रीजेज विद टेम्परेचर, मेटल के केस में इट इंक्रीजेज विद टेम्परेचर, एंड इन अलॉयज के केस में इट इज़ नियरली इंडिपेंडेंट। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, आपको ये वाला जो फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया है, रो फाइनल इज इक्वल टू रो इनिशियल 1 + अल्फा T2 - T1, ये मेटल्स पे एप्लीकेबल है। ये ना इंसुलेटर पे है, ना एलॉय पे है, ना सेमीकंडक्टर पे है। सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के लिए हमारे पास और एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप आती है, रो इज इक्वल टू रो नॉट T e⁻ एक्सपोनेंशियल बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये सब आपके सिलेबस में नहीं है, सो आप सिर्फ मेटल्स वाला याद रखेंगे। ओके बच्चों, तो आज के लेक्चर में इतना ही। इसके ज़रूर नोट्स बनाइएगा। आज के जितने भी टॉपिक्स हैं उसमें न्यूमेरिकल सिर्फ इसी पे आ सकते हैं, रेजिस्टेंस वगैरह पे, बाकी सब थ्योरेटिकल है, बहुत अच्छे से याद करना है। ऑल राइट, बाय बाय, टेक केयर।